हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में देखो हम मेन चीज़ें कर चुके हैं। जैसे लास्ट हमने कन्वेंशंस ख़त्म किए हैं। आरहेस कन्वेंशन हो गया, आपका एस्पो कन्वेंशन हो गया, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हो गया, रियो डी जेनेरियो हो गया। ठीक है, ऐसे सारे हमने कन्वेंशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थोड़ा हमारे सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। थोड़ा स्टार्टिंग का पोर्शन हमारा जो रह गया था। देखो हमारा आज का टॉपिक वैसे क्या रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, किन किन सब्जेक्ट्सों के बारे में हम पढ़ते हैं, उन सब की चीज़ों की आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जैसे ये एनवायरमेंट है, हम क्या देखेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे कि कैसे क्या चीज़ है। तो देखो जैसे पहले हमारा ये पर्यावरण है। पर्यावरण है क्या, थोड़ा सा बेसिक तो चलेगा हमारा साथ के साथ। पर्यावरण जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट, है क्या। हम सबको पता है हमारे चारों तरफ का जो आवरण है उसको ही हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे चारों तरफ से घेरे है वही पर्यावरण है। या हम ये भी कह सकते हैं एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास की सारी चीज़ें, जैसे हमारे उसमें एयर आ जाए, यानी कि हवा आ जाए, पानी, मिट्टी, हमारे प्लांट्स, पेड़ पौधे, हमारे एनिमल्स, जानवर, इंसान, समाज जो भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं वो सभी किसी का पार्ट होता है। वो सब चीज़ें आपके एनवायरनमेंट का पार्ट होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, एनवायरनमेंट क्या है, जो चीज़ें जैसे हवा, पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी, जानवर, इंसान, समाज जो हमारे जीवन को प्रभावित करे, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, वही क्या होता है, आपका एनवायरनमेंट होता है। जो ये एनवायरनमेंट शब्द है ये कब आया, ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द था। कौन सा, फ्रेंच भाषा का आपका एक शब्द था एविरोनर। कौन सा था, एनवी रोनर। ठीक है, इस शब्द से आपका क्या आया, इस शब्द से हमारा शब्द बना एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होता है, टू सराउंड। क्या मतलब होता है इसका, टू सराउंड। टू सराउंड का मतलब चारों ओर से घेरना, चारों ओर से घेरना। तो सबसे पहले अगर बाई चांस आ जाए कि एनवायरनमेंट शब्द किस भाषा का शब्द है, तो हम क्या कह देंगे, ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का कौन सा शब्द, एनविरोनर। इसका मतलब क्या होता है, टू सराउंड, यानी कि चारों ओर से जो हमें घेरे। बाद में इंग्लिश में इसमें एनवायरनमेंट बन गया। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट जो हमें सराउंडेड करे। अब बात आ जाए कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस किन्होंने दी थी। सबसे पहले एक नाम आता है, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, किनका, एजी टांसले। एजी टांसले ने 1935 में, कब, 1935 में क्या दिया, 1935 में इन्होंने एक शब्द दिया जिस शब्द को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, यानी कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किन्होंने दिया, यानी कि इकोसिस्टम वर्ड किन्होंने दिया, एजी टांसले ने दिया। कब दिया, 1935 में। अगर हम इनकी थ्योरी की बात करें कि इनकी थ्योरी क्या थी सॉरी, इनकी थ्योरी क्या थी। देखो इनकी थ्योरी में एग्जैक्ट आपको नहीं लिखाऊंगी, बट आपको मैं समझा दूंगी। इन्होंने बात की कि जहां जीव जो हमारे बायोटिक होते हैं और जो अबायोटिक होते हैं, यानी कि जो निर्जीव होते हैं, सजीव और निर्जीव कह दो, ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग कह दो, बायोटिक अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक मिलकर, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे जंगल में पेड़ है, क्या है, जंगल में पेड़ हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, आपकी मिट्टी, पानी, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, ये सब मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही
एजी टांसले के बाद एजी टांसले ने तो इकोसिस्टम वर्ड कब दिया? 1935 में दिया। वैसे ही आपके एक 19 में नहीं 1866 में आए थे एक कौन? आर्न्स्ट हैक्केल। कौन आए थे? आर्न्स्ट हैक्केल। जो ये आर्न्स्ट हैक्केल थे, इन्होंने शब्द दिया। देखो इकोलॉजी सिस्टम तो किन्होंने दिया? एजी टांसले ने 1935 में। बट एक आपका जो इकोलॉजी वर्ड है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी वर्ड दिया किन्होंने? आपके आर्न्स्ट हैक्केल ने। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिकी शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया? पारिस्थितिकी। ये किन्होंने दिया? आर्न्स्ट हैक्केल ने दिया। कब दिया? 1866 में दिया। इन्होंने क्या थ्योरी दी? इन्होंने थ्योरी दी कि जीव और जो उसके आसपास एनवायरनमेंट के बीच, यानी कि आपका जो भी स्पीसीज है या आपका जो भी एनिमल है, ह्यूमन है, कुछ भी जीव है, उसके और उसके जो एनवायरनमेंट के बीच संबंध है, उसी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। तो जीव और उसके पर्यावरण के बीच का अध्ययन क्या कहलाता है? इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, यानी कि हैक्केल ने क्या दिया? इकोलॉजी। और टांसले ने क्या दिया? इकोसिस्टम। याद हो गया। वैसे ही आपके एक थे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, कौन थे? चार्ल्स डार्विन। जो ये चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने एक थ्योरी दी, विकासवाद की थ्योरी। क्या थ्योरी थी इनकी? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्या थ्योरी थी इनकी? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किनकी थी? चार्ल्स डार्विन की थी, यानी कि विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। इनका आइडिया क्या था? इन्होंने कहा कि जो जीव एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को ढाल लेता है वही सर्वाइवर करता है। ठीक है, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आइडिया डार्विन की थ्योरी से जुड़ा है। यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, इसका आप लिख लो। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं जो जीव पर्यावरण के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है, खुद को ढाल लेता है, वही क्या होता है? उसी को हम बोलते हैं सरवाइव। क्या बोलते हैं हम उसको? सरवाइव। हम कहते हैं ना, या ये तो बहुत सर्वाइवर है, ये जानवर सर्वाइवर है। ठीक है, वही क्या होता है? सरवाइव होता है। यानी कि जो आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये जो थ्योरी है या ये जो आइडिया है, ये किससे जुड़ा हुआ है? आपके चार्ल्स डार्विन के थ्योरी सर्वाइव से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये किन से जुड़ा हुआ है? चार्ल्स डार्विन से जुड़ा हुआ है। वैसे ही अगर हम आगे भी बात करें तो आगे एक और आए थे आपके, कौन? आर्थर टांसले। कौन थे? इनके बारे में भी आप देख लो कौन थे। नेक्स्ट हमारे आर्थर टांसले। जो ये आर्थर टांसले हैं, जो एजी टांसले हैं, वही कौन है? आपके आर्थर टांसले हैं। ठीक है, एजी टांसले को ही बोलते हैं, जिन्होंने 1935 में आपका इकोसिस्टम दिया था। ठीक है, उन्हीं का पूरा नाम क्या है? आपके आर्थर टांसले है। इस चीज़ को याद रखना, मैंने ऊपर पूरा उनका नाम नहीं लिखवाया था ना, जिन्होंने 1935 में क्या दिया था? इकोसिस्टम वर्ड दिया था। ठीक है, यही आर्थर टांसले हैं। इन्होंने एक इकोसिस्टम दिया था 1935 में। फिर हमारे कौन आते हैं? फिर हमारे आ जाते हैं वर्नाडस्की। वर्नाडस्की यानी कि जो आपके वाल्दामीर वर्नाडस्की थे,
वाल्दमीर वर्नाडास्की। जो ये आपके वाल्दमीर थे, इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया? इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो था आपका बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट। बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट किनका था? वाल्दमीर वर्नाडास्की का था। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर होता है पृथ्वी का वो हिस्सा जहां जीवन संभव है। ठीक है, कैसे? पृथ्वी का वो हिस्सा जहां जीवन संभव है। देखो, पृथ्वी के हर हिस्से पर जीवन संभव है। अगर आप समुद्र की बात करो तो हमारे मेरीन सिस्टम हो गया, लैंड एरिया की बात करो तो हमारे स्पीसीज हो गए अदर, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। अगर आप आइलैंड्स की बात करो, आइसलैंड की बात करो, तो वहाँ पे भी आपका ग्लेशियर्स की बात करो तो वहाँ पे जैसे हमारे पोलर बियर वगैरह हो गए। हर जगह मतलब कोई ना कोई ऐसा एरिया, आपको कोई भी ऐसा एरिया नहीं मिलेगा जहाँ आपके अर्थ पे जीवन संभव ना हो। कोई ना कोई स्पीसीज तो वहाँ पे रह रहा होगा, चाहे कोई भी स्पीसीज हो। तो बायोस्फीयर कॉन्सेप्ट किन का था? वाल्दमीर का था। ठीक है, वैसे ही आपके एक थे कार्सन। कार्सन का कंप्लीट नाम क्या था? रेचल कार्सन था। रेचल कार्सन। जो ये रेचल कार्सन है, इन्होंने आपके एनवायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाया था। इनकी एक बुक थी, क्या बुक थी इनकी? साइलेंट स्प्रिंग। कौन सी बुक थी इनकी? साइलेंट स्प्रिंग इनकी बुक थी। और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1962 में पब्लिश हुई थी। इस बुक के अंतर्गत इन्होंने पोल्यूशन के खिलाफ दुनिया को जागरूक किया था। ये किस पे बुक थी? पोल्यूशन पे बुक बनाई थी, जहाँ पे इन्होंने लोगों को जागरूक बनाया था। किन्होंने? रेचल कार्सन ने। यानी कि इन्होंने क्या बढ़ाया था? इन्होंने एनवायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाया था। देखो, मेन हो गए हमारे। कितने कर लिए हमने? एजी ट्रांसले कर लिए हमने। चलो हम पीछे से चलते हैं, कहाँ कहाँ से हमने कर लिया है। हमने देखा था पर्यावरण क्या है, कौन से शब्द से आया है? फ्रेंच वर्ड है, एनवायरनर से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? टू सराउंड, यानी कि जो चारों ओर से घेरना हो गया। इसमें आपके एजी ट्रांसले या आर्थर ट्रांसले भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, 1935 में इन्होंने एक चीज़ दी थी। क्या दी थी? इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र वर्ड दिया था। इनकी थ्योरी क्या थी कि भाई सभी जीव और निर्जीव मिलकर जो एक सिस्टम बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर आपके जैसे 1866 में अर्नेस्ट हैक्कल थे, इन्होंने इकोलॉजी वर्ड दिया, यानी कि पारिस्थितिकी वर्ड दिया। इनकी थ्योरी क्या थी? जीव और पर्यावरण के बीच का अध्ययन ही क्या होता है? इकोलॉजी होता है। फिर आपके जैसे चार्ल्स डार्विन थे, भाई इनकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि विकासवाद का सिद्धांत दिया। मतलब जो जीव पर्यावरण के अनुसार खुद को सरवाइव कर ले उसी को हम क्या बोलते हैं? सरवाइव बोलते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, इन्हीं की थ्योरी थी। फिर जो आपके आर्थर ट्रांसले हमने कर चुके हैं। वाल्दमीर जो वर्नाडास्की थी, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका? बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट दिया। फिर रेचल कार्सन ने एक बुक दी थी, कौन सी? साइलेंट स्प्रिंग, 1962 में, जहां इन्होंने पोल्यूशन पे जागरूकता बढ़ाने का काम किया था। अभी देखो, जैसे हम सबको पता है कि एनवायरनमेंट के कितने प्रकार होते हैं। एनवायरनमेंट के अगर हम प्रकार की बात करें तो सबको पता है हमारे दो टाइप के एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, एक तो जो हमारा प्राकृतिक होता है यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट हो, और एक होता है हमारा क्या? ह्यूमन मेड, यानी कि मानव निर्मित या मैन मेड कह दो, ह्यूमन मेड कह दो। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, हमें पता है कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है। नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे हमारे हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, पहाड़, एक्सेट्रा, ये सब आ जाता है। वैसे ही हमारे मैन मेड में क्या आ जाएगा? मैन मेड में हमारे जैसे आ जाएंगे भाई सड़क हो गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया सारा, सड़क, भवन, बांध, फैक्ट्री, एक्सेट्रा हो गया। वैसे ही एक हमारा होता है क्या? सोशल एनवायरनमेंट। क्या होता है?
सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण कैसा? जो हमारे परिवार का पर्यावरण क्या है, हमारे समाज का वर्ण क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, ठीक है, हमारी संस्कृति, शिक्षा, समाज, ये सब किस में आ जाता है? हमारे सोशल एनवायरनमेंट में आ जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें अब किस चीज़ की, मल्टी, जो हमारे पर्यावरण अध्ययन के बहुविषय प्रकृति थी, अगर हम उसकी बात करें तो चलो हमारे टॉपिक पे आते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ की अगर हम बात करते हैं, हम पर्यावरण अध्ययन के बहुविषयक प्रकृति, तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो एनवायरमेंट स्टडीज़ कैसा सब्जेक्ट है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ एक विषय पर आधारित नहीं है कि एक एनवायरमेंट एक अलग से सब्जेक्ट हो गया। इसके अंतर्गत किस किस चीज़ के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं? जैसे आपका साइंस आ गया, ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, लॉ एक्सेट्रा, कई सब्जेक्ट की नॉलेज शामिल होती है। इन सब सब्जेक्टों का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हमारे एनवायरनमेंट में काउंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को बहुविषयक विषय कहा जाता है क्योंकि इसमें पर्यावरण को समझने और उसकी आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए अनेक विषयों का ज्ञान शामिल होता है। जैसे आपके कौन कौन से जुड़े हुए हैं, देखो मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी का मतलब ही क्या होता है? मल्टी, मल्टी मीन्स क्या होता है? अनेक, ठीक है। और आपका डिसिप्लिनरी क्या होता है? आपके डिसिप्लिनरी होता है सब्जेक्ट, तो हो गया ना अनेक सब्जेक्ट का अध्ययन, यानी कि ऐसा अध्ययन जिसमें कई विषय मिलकर काम करते हैं। जो हमारा ये एनवायरमेंटल स्टडी है, इसमें जो ये बहुविषयक हैं, ये क्यों है? क्या रीज़न है इनका? ठीक है, क्या रीज़न है? क्योंकि एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम केवल एक सब्जेक्ट से सॉल्व कभी भी नहीं होती। अगर मान लो एग्जांपल ले, नदी पोल्यूटेड है, अगर नदी में पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन हो गया उसमें, तो उसमें हमें साइंस क्या बताएगी कि पोल्यूशन कैसे हुआ, किस केमिकल की वजह से पोल्यूशन हुआ। बायोलॉजी हमें क्या बताएगी कि जीवों पर इस पोल्यूशन का असर क्या होगा। केमिस्ट्री कौन सा केमिकल है। इकोनॉमिक्स बताएगी कि नुकसान कितना हुआ है। लॉ बताएगा कि इस पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन है। और सोशियोलॉजी हमें क्या बताएगी कि लोगों पर इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा। इसलिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम कई सब्जेक्ट्स को लेते हैं, कई सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हैं। देखो जैसे अगर हम बात करें साइंस, ठीक है, विज्ञान, साइंस में जैसे आपके सिंपल लेके चलो, वायु, जल, मिट्टी, पौधे, जीव जंतु और पारिस्थितिकी का अध्ययन करता है। इसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी शामिल होता है। यानी कि जो हमारा बायोलॉजी है, अभी आप इस चीज़ को समझो, इसके लिए भी अगर मैं अलग से पेज ऐड कर लूँ तो आई गेस कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर जो चीज़ करने ही बैठ गए वो अच्छे से करें। अभी देखो जैसे हम एनवायरनमेंट में हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, जीव विज्ञान, बायोलॉजी हमारा क्या होता है? बायोलॉजी यानी कि जो हमारा जीव विज्ञान है, ठीक है, जीव विज्ञान, इसमें हम किस चीज़ के बारे में, बायोलॉजी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके बारे में चर्चा होती है। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे हमारे प्लांट्स कौन कौन से हैं, प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग हो गया, हमारा इकोसिस्टम हो गया, और हमारी जो फूड चेन होगी। ये सब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? बायोलॉजी से। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मान लो आपके जीव जंतु और पौधे हैं, इन पर एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है? जैसे पोल्यूशन से फिशेस मर जाती हैं, हमारी मछलियाँ मर जाती हैं। वैसे ही दूसरा सब्जेक्ट अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, जो हमारा क्या होता है? रसायन विज्ञान होता है। जो हमारा केमिस्ट्री होता है, ये क्या बताता है कि एनवायरनमेंट में मौजूद केमिकल्स का अध्ययन करता है। केमिस्ट्री क्या करता है? एनवायरनमेंट में मौजूद
केमिकल्स का अध्ययन करती है। ठीक है, जैसे हम इसमें क्या क्या कैसे कौन कौन सी चीज़ टॉपिक्स आ जाते हैं। एयर पोल्यूशन गैसेस आ जाती हैं, एयर पोल्यूशन गैसेस आ गई। हमारा वाटर पोल्यूशन आ गया, जिनको हम क्या बोल देते हैं, वाटर पोल्यूटेंट बोल देते हैं, कि कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से वाटर ख़राब होता है। जैसे हमारी एसिड रेन होगी और टॉक्सिक केमिकल्स हो गए। ठीक है, जैसे अगर आप इसका एग्जांपल ले इसको, तो जैसे आपका SO2 हो गया, NO2 हो गया, ये जितने भी गैसेस हैं SO2 और NO2, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी एसिड रेन बनाती हैं। और ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एसिड रेन किन गैसों से बनती है, SO2 और NO2 से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे थर्ड हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, फिजिक्स। कौन सा हो गया, फिजिक्स। फिजिक्स यानी कि जो हमारा क्या है, भौतिक विज्ञान। क्या है, भौतिक विज्ञान है हमारा फिजिक्स क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है। फिजिक्स में जैसे हम क्या, जो हमारी एनर्जी होगी, हीट होगी, आपकी रेडिएशंस होगी, इन सब को समझाती है। इसमें जैसे हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे हमारा सोलर सिस्टम आ गया, और नॉइस पोल्यूशन हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्लोबल वार्मिंग। अब आप काफ़ी लोग कहोगे ग्लोबल वार्मिंग तो मैम कैसे आप इसमें डाल दोगे, पर ग्लोबल वार्मिंग फिजिक्स का ही हिस्सा है। उसमें ही बताते हैं रेडिएशंस कैसे आती है, किस एंगल में वापस जाती है, कितनी आती हैं, कितनी ऑब्जर्व होती हैं, कितनी वापस चली जाती हैं, कितनी एनवायरनमेंट के बीच में रह जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम ग्लोबल वार्मिंग से ही ले लेते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हो गया हमारा। फिर जैसे हमारा भूगोल, जियोग्राफी। जियोग्राफी हमें पृथ्वी और उसके रिसोर्सेज का अध्ययन करवाती है, यानी कि अर्थ प्लस रिसोर्सेज, इनकी स्टडी करवाती है। जैसे हमारा क्या क्लाइमेट है, हमारा क्लाइमेट, हमारे फॉरेस्ट, हमारी रिवर्स, सोइल, मिट्टी, नदियाँ, जंगल। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं हमारे, खनन के कौन से संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल कि हैवी रेन क्यों आई, या सूखा क्यों पड़ा, हैवी रेन कैसे आई, क्या रीज़न था हैवी रेन आने का। ठीक है, किस क्षेत्र में ड्रॉथ क्यों आता है, क्या रीज़न है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं। वैसे ही एक क्या होता है हमारा इकोनॉमिक भाई ये बताता है कि रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है, और करना है तो कितना करना है, और उसका नुकसान क्या है। ये सब हमें क्या बताता है, इकोनॉमिक्स। यानी कि जिसमें हम हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और जैसे रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे पोल्यूशन से एग्रीकल्चर लॉस कितना होता है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर लॉस ही कह दो, क्योंकि हमारा भारत कैसा है, एक कृषि आधारित देश ही है भाई।
क्योंकि जब हमारे देश की 65% के नियर पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। फिर जैसे हमारा एक और आ जाता है कौन सा, सोशियोलॉजी आ जाता है, समाजशास्त्र जिसको हम बोलते हैं। जैसे फिर हमारा क्या आ गया, सोशियोलॉजी आ गया। सोशियोलॉजी यानी कि जो हमारा समाजशास्त्र होता है, ठीक है। सोशियोलॉजी यानी कि जो सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है, ठीक है। जैसे हम भाई पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, शहरीकरण की बात करते हैं यानी कि अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, शहरीकरण की बात करते हैं, या हम सोशल अवेयरनेस यानी कि जो सामाजिक जागरूकता होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक यूज़ बढ़ने का सामाजिक रीज़न क्या है। वैसे ही हम जैसे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस हमारी क्या होती है, राजनीतिक विज्ञान। राजनीति विज्ञान यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो एनवायरमेंटल डिसीज़न हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे आप इसमें किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, जैसे एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ होगी, कौन कौन सी पॉलिसी आ रही है पर्यावरण पे। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें एग्जांपल भी लिखना चाहें तो लिख लो, जैसे क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स हो गए, ठीक है। जैसे फिर हमारा लॉ यानी कि लॉ कानून, ठीक है, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रूल्स और लॉ। प्लस लॉज की बात करते हैं। जैसे आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, इसके अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में आया था। कब आया था, 1986 में, ठीक है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, वन्य जीव का, कब आया था, 1972 में आया था ना। जैसे वाटर एक्ट आया, वाटर एक्ट कब आया था, 1974 में आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड वाटर एक्ट इज 1974, ठीक है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि भाई वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए 1972 में काम किया, फिर उनके पानी पे काम किया 2 साल बाद 74 में। फिर सरकार को होश आया कि इनको एनवायरनमेंट भी तो इनका प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो बात करी फिर इन्होंने 1986 में, ठीक है। जैसे पोल्यूशन रोकने के लिए कानून जरूरी है, वैसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जिसको हम कृषि बोलते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती है और इसके अफेक्ट भी करती है। जैसे आपका आ जाए सॉइल कन्वर्जन,
या सॉइल कंजर्वेशन कह दो। सॉइल कंजर्वेशन पे बात करती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बात करती है, और इरिगेशन हो गया आपका जैसे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे केमिकल फर्टिलाइजर से सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे सब्जेक्ट्स जो हमें एनवायरनमेंट के अंदर हम करते हैं। तो चलो हमारे टॉपिक पे आते हैं एक बार। देखो जैसे साइंस में आ गया आपका फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायो आ गया, इकोलॉजी आ गया, वैसे ही भूगोल में हमारा जलवायु आ गया, स्थलाकृति, प्राकृतिक संसाधन, मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में हम संसाधनों के उपयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी और पर्यावरण की लागत को समझते हैं। सोशियोलॉजी में हम समाज, जनसंख्या, संस्कृति, पर्यावरण से जुड़े सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करते हैं। वैसे ही हमारा आगे क्या आएगा और क्या थे, जैसे हमारा पॉलिटिकल साइंस हो गया, पर्यावरण कानून, नीतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, इनको समझाने में सहायता करता है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे समाधान प्रदान करता है। वैसे ही कृषि, अगर कृषि और वानिकी की बात करें यानी कि एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की बात करें तो मृदा संरक्षण हो गया, खेती की विभिन्न विधियाँ होगी, जैव विविधता और वन संरक्षण से संबंधित हो गया। स्वास्थ्य, अगर हेल्थ साइंस की बात करें तो प्रदूषण और पर्यावरणीय खतरों का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम इसके महत्व को समझें, क्या महत्व है, भविष्यक दृष्टिकोण का महत्व क्या है, तो जटिल पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने में हमारी मदद करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास को बढ़ावा देता है, विभिन्न विषयों के बीच में सहयोग बढ़ाता है, विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन स्थापित करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक विषय है जिसमें विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, तकनीक, मानविकी के ज्ञान को मिलाकर मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो वही है कि क्या महत्व है इनका। तो एक होता है जैसे हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व, वही कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, वही जटिल पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने में हमारी मदद करता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, हर सब्जेक्ट का अलग पर्सपेक्टिव होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी मदद करता है, रिसोर्सेज का सही उपयोग सिखाता है, अवेयरनेस बढ़ाता है, लोग एनवायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। ठीक है, तो देखो अभी मेरे साथ करो। केमिस्ट्री हमें क्या बताता है, क्या केमिस्ट्री क्या कंट्रीब्यूशन करता है। अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, एयर पोल्यूशन और सब्जेक्ट्स लेके चलते हैं। केमिस्ट्री हमें क्या बताता है एयर पोल्यूशन के बारे में कि हार्मफुल गैसेस आइडेंटिफाई करता है। बायोलॉजी हमें क्या बताता है कि वो केमिकल क्या हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। फिजिक्स क्या बताता है कि कौन सी रेडिएशंस या हीट आई थी जिससे ये पोल्यूशन हुआ। इकोनॉमिक हमें क्या बताता है कि हमें आर्थिक नुकसान किया हुआ है इस पोल्यूशन से। लॉ हमें क्या बताता है कि इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सा कानून बनाना चाहिए। सोशियोलॉजी हमें क्या बताती है, हमारा पब्लिक अवेयरनेस क्या है। इसलिए एनवायरमेंट स्टडीज़ कैसा है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो चलो अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे आते हैं, जो हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जो चीज़ें हमें प्रकृति यानी कि हमारे नेचर से हमें सीधी डायरेक्ट प्राप्त होती हैं और जिनका उपयोग हम लोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें तो आपका वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, सनलाइट एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, ये सभी रिसोर्सेज प्रकृति द्वारा दिए गए हैं हमें। ठीक है, प्रकृति के वे पदार्थ, वे सभी पदार्थ, प्रकृति से प्राप्त वे सभी पदार्थ जो ऊर्जा वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल जल, वायु, मिट्टी, वन, खनिज, सूर्य का प्रकाश एक्सेट्रा, ये सभी रिसोर्सेज क्या हैं, हमें नेचर के द्वारा दिए गए हैं, प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। यानी कि रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है,
resources obtained from nature and used by humans are called natural resources। यानी कि प्रकृति से प्राप्त वे सभी साधन जिनका उपयोग मनुष्य करता है वही आपके क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखो, प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, आर्थिक विकास का आधार है, कुछ संसाधन सीमित होते हैं, संरक्षण इनका आवश्यक होता है। यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें भोजन देते हैं, पानी उपलब्ध करवाते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं, भाई जीवन को संभव बनाते हैं। इनके बिना जीवन संभव ही नहीं है, इन रिसोर्सेज के बिना। तो अगर हम बात करें आगे, देखो एक इमेज बनाई थी मैंने, तो इसी में हम कंप्लीट समझ लेंगे। इस एक इमेज से ही हम टोटल नेचुरल हमारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे। देखिए क्या है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति के वे सभी पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा, वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वही क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति में जो हमारे चारों ओर है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आपका वाटर, प्लांट्स, हमारे संसाधन, सनलाइट वगैरह। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं क्या हैं? क्या विशेषताएं हैं प्राकृतिक संसाधनों की? ये हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, आर्थिक विकास का आधार है, कुछ संसाधन सीमित होते हैं, इनका संरक्षण आवश्यक होता है। अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, हम यहाँ पे इनके ओरिजिन की बात करें कि इनका ओरिजिन क्या है, ठीक है, तो ये दो प्रकार के हमें मिलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारे जैविक संसाधन हैं और जो हमारे अजैविक संसाधन है। इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, छोटा क्या करना, ठीक है। जो हमारे क्या हैं, बायोटिक रिसोर्सेज हैं और अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। बायोटिक रिसोर्सेज जो जीवित चीज़ों से प्राप्त होते हैं, जो जीवित वस्तुओं से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे हमारा क्या वन यानी कि फॉरेस्ट, ठीक है, हमारे एनिमल्स, हमारे मत्स्य, लकड़ी एक्सेट्रा। यानी कि बायो का ही मतलब क्या होता है, बायो इज इक्वल टू क्या होती है, लाइफ होती है। वैसे ही अगर हम अजैविक संसाधन की बात करें, अबायोटिक रिसोर्सेज की बात करें, तो जो निर्जीव चीज़ों से हमें प्राप्त होती है, जो निर्जीव प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे हमारा जल, वायु, मिट्टी, खनिज यानी कि एयर, वाटर, सॉइल, पोल्यूशन, ये सब किस चीज़ में आ जाते हैं, हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें नवीकरणीयता के आधार पर, यानी कि एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पर, इसको हम क्या कह सकते हैं, एग्जॉस्ट, एक सेकेंड रुको। अब हमारा क्या आ गया, नवीकरणीयता के आधार पर, यानी कि एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारा क्या आता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो बार बार बन सकते हैं, ठीक है, जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं या बार बार बन सकते हैं या जिनको जल्दी पुनः प्राप्त हो जाते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हमारा सोलर सिस्टम हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, हमारी विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा हो गई, हमारा वाटर हो गया, जल हो गया, हमारे जंगल हो गए, फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट यदि उनका सही उपयोग हो, जैसे ये कभी ख़त्म नहीं होते जल्दी, और ये क्या होते हैं, ये हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका सेकंड क्या आ जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर जल्दी वापस नहीं आते, जैसे हमारा कोयला, कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, हमारी नेचुरल गैस होगी, हमारे मिनरल्स हो गए, इसमें आप मिनरल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मिनरल्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे खनिज हो गए, ठीक है, ये सीमित मात्रा में होते हैं और लाखों वर्षों में बनते हैं। अगर अब हम बात करें कि भाई वितरण के आधार पर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर,
वितरण का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर बात करें तो एक होता है हमारा क्या? सर्वव्यापी संसाधन, यानी कि ओब्यूक्यूटियस रिसोर्स, जो सर्वव्यापी संसाधन होता है, जो हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह। जैसे आपका एयर हो गया, सनलाइट होगी, हमारी एयर होगी, हमारी सनलाइट होगी, ठीक है, ये हमें हर जगह मिलते हैं। वैसे ही हमारा एक होता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, यानी कि जो स्थानीयकृत संसाधन होता है, जो केवल कुछ क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया, हमारा आयरन ओरे हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये कुछ जगहों पर हमें मिलते हैं, ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। फिर अगर हम आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, जिनको हम बोलते हैं हमारे मेजर नेचुरल रिसोर्सेज। तो मेजर नेचुरल रिसोर्सेज पे हम पहले बात किसकी करते हैं? हमारे वन संसाधन की, ठीक है, हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज की। कलर चेंज कर लेते हैं, रुको। फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करें तो अगर हम, ठीक है, जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, ये हमें क्या देते हैं? ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। रेनफॉल में हमारी सहायता करते हैं, यानी कि वर्षा में हमारी सहायता करते हैं। अच्छा, सोइल एरोजन रोकते हैं, सोइल मिट्टी संरक्षण करते हैं, या सोइल एरोजन भी रोकते हैं, मिट्टी अपरदन को रोकते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वर्षा में सहायता करते हैं, वन्य जीवों का आवास होता है, मिट्टी संरक्षण करते हैं, लकड़ी औषधि ईंधन देते हैं। इनमें प्रॉब्लम्स क्या आती है? अगर हम इनकी प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिलती है? अगर हम वन संसाधन में प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहला तो हमारा डिफोरेस्टेशन आ गया, डिफोरेस्टेशन आ गया। फिर हमारा जैसे फॉरेस्ट फायर आ गए, भाई जंगलों में जो आग लग जाती है वो आ गई, ठीक है। अगर कंजर्वेशन की बात करें, कंजर्वेशन में हम क्या कह देंगे? भाई वनीकरण होना चाहिए, अफोरेस्टेशन होना चाहिए, ठीक है, अफोरेस्टेशन की बात करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात करते हैं हम। वैसे ही देखो वनीकरण आ गया, ठीक है, इसमें हमारा क्या आ गया? वनीकरण आ गया। क्या हो रहा है भाई, टिक जाओ। वनीकरण आ गया हमारा, इसमें सामाजिक वानिकी आ गया, नियंत्रित कटाई आ गया, वन संरक्षण कानून आ गया। वैसे ही अगर हम बात करें जल संसाधन की, तो देखो जल संसाधन यानी कि क्या होता है? जल संसाधन हमारा वाटर रिसोर्सेज, यानी कि हम क्या पानी पिए, ड्रिंकिंग की बात करते हैं हम यहाँ पर। इरिगेशन की बात करते हैं, यानी कि सिंचाई के लिए। इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, और हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि जल विद्युत उत्पादन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? जैसे अगर हम इसकी प्रॉब्लम्स की बात करें तो जैसे हमारा वाटर पोल्यूशन हो गया, भाई जल प्रदूषण हो गया, वाटर स्कैर्सिटी हो गया, स्कैर्सिटी, ठीक है। संरक्षण, जैसे भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वर्षा जल संचयन हो गया, प्रॉपर इरिगेशन होगी, ड्रिप सिंचाई होगी, जल पुनः चक्रण हो गया, तालाबों का संरक्षण हो गया। वैसे ही हमारा थर्ड नंबर पे क्या आता है? हमारे खनिज संसाधन, यानी कि हमारे मिनरल्स। अब हम किन की बात करते हैं? हमारे मिनरल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स रिसोर्सेज की बात करते हैं, जिसमें हमारा क्या क्या आ जाता है? आयरन हो गया, हमारा कॉपर हो गया, और हमारा गोल्ड हो गया, माइका हो गया, ठीक है, धात्विक खनिज, लोहा, तांबा, सोना,
लोहा, तांबा, सोना, चांदी एक्सेट्रा हो गया। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं हमारे? अधात्विक खनिज हमारे हो जाते हैं जैसे अभ्रक हो गया, चूना पत्थर, जिप्सम आदि। इनमें इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंडस्ट्रीज के लिए क्या है? कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं भाई? माइनिंग, पोल्यूशन होता है इससे। इससे क्या होता है? अगर हम इसके प्रॉब्लम की बात करें तो हम कह देंगे भाई माइनिंग पोल्यूशन होता है, ठीक है। रिसोर्सेज भी तो ख़त्म होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज डेप्लीशंस होता है। और अगर हम इसके कंजर्वेशन की बात करें, संरक्षण की बात करें, तो पुनः चक्रण, संतुलित उपयोग, नई तकनीकों का उपयोग हो गया। वैसे ही हमारे क्या होते हैं? फूड रिसोर्सेज होते हैं, खाद्य संसाधन होते हैं। क्या होते हैं हमारे? फूड रिसोर्सेज आ गए भाई, ठीक है। जिसमें हम किसकी बात करते हैं? हमारे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हमारे फिशरीज की बात करते हैं, मत्स्य पालन की बात करते हैं, और हमारे लाइव स्टॉक्स की बात करते हैं, हमारे पशुपालन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं खाद्य संसाधन में। इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? समस्याएं क्या हैं? ओवर ग्रेजिंग, सॉइल डिग्रेडेशन, यानी कि भूमि क्षरण, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, खाद का संकट आ जाता है। समाधान क्या है भाई? जैविक, ऑर्गेनिक खेती करो, मिश्रित खेती करो, ठिकाई कृषि प्रणाली वगैरह हो जाती है। फिर हमारे जैसे ऊर्जा संसाधन आ गए, यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज आ गए। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, जैसे आपका इसमें कोयल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, नेचुरल गैस आ गया, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। इसमें हमारी क्या क्या चीज़ आ जाती हैं? जैसे आपकी नेचुरल गैस आ गई, कोयला आ गया। एक सेकंड रुकना। कहाँ थे हम लोग? एक सेकंड रुको भाई। ऊर्जा संसाधन पे थे ना हम लोग, एनर्जी पे थे। ठीक है। इसमें हम हमारे कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की बात करते हैं। और इसमें जो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है, यानी कि अपारंपरिक स्रोत होते हैं, जैसे हमारी सोलर एनर्जी होगी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, हमारे बायोगैसेस होते हैं, हमारी टाइडल एनर्जी होती है, यानी कि जो हमारी ज्वारीय ऊर्जा है, इन सब की बात करते हैं। इनके संरक्षण, यानी कि बिजली की बचत होती है। एलईडी बल्ब हो गए, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग हो गया। वैसे ही हमारा क्या आता है? भूमि संसाधन, यानी कि जो हमारे लैंड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमारे लैंड रिसोर्सेज हैं उनकी बात करते हैं, जिसमें हमारा क्या क्या आ जाता है? हमारा आ जाता है जैसे हमारा एग्रीकल्चर का आ गया, जैसे इसमें हमारी एग्रीकल्चर आ गई, बिल्डिंग्स आ गई, और हमारी रोड्स आ गई, ठीक है। वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन, प्रदूषण, ठीक है। और इसमें हमारी बिल्डिंग्स भी आ जाती हैं, यहाँ पे लिख लो चाहे। रोड्स आ गई। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इसमें? जैसे भाई सॉइल एरोजन की प्रॉब्लम आती है, डेस्ट्रिफिकेशन आता है, अर्बनलाइजेशन आ जाता है, जो हमारा शहरीकरण हो गया। संरक्षण के लिए भाई वृक्षारोपण करना चाहिए, मृदा संरक्षण होना चाहिए, नव चित्रित आपकी चराई होनी चाहिए, भूमि प्रबंधन होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन देखो होता क्या है? कंजर्वेशन यानी कि रिसोर्सेज का सोच समझकर प्रयोग करना ही हमारा क्या होता है? कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। संरक्षण क्या होता है? कि भाई हमें सोच समझकर रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, यूज़ करना, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन का भी इतना छोड़ देना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन जो हैं
उस पर काम कर सकें। ठीक है, तो संसाधनों के अति उपयोग के अगर हम प्रभाव की बात करें, क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाई पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, हमारा जल संकट हो गया, जैव विविधता का नाश हो गया और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी। देखो जैसे है ना, मेथड ऑफ कंजर्वेशन क्या होते हैं, अगर हम इसके मेथड की बात करें कि इनके मेथड क्या होते हैं, अगर हम इनके मेथड की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका रिड्यूस मतलब कम उपयोग करना चाहिए। रीयूज़ यानी कि दोबारा यूज़ में उपयोग होना चाहिए। रिसाइकिल होना चाहिए, जैसे रिसाइकिल यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट का नया प्रोडक्ट, जिसमें आपके 3R प्रिंसिपल काम करते हैं। ठीक है, अदर मेथड में हमारा क्या आ जाता है, जैसे अफोरेस्टेशन आ गया, वही वनारोपण करना चाहिए, और जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। और हमारा जैसे पोल्यूशन कंट्रोल हो गया। इन सब की बात करते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि तत्व विकास। तत्व विकास का मतलब ही क्या है कि एक ऐसा विकास जिसमें वर्तमान ज़रूरतें पूरी हों लेकिन फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को नुकसान न पहुंचे, यानी कि डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हमें आने वाली पीढ़ियों के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके लिए भी वो रिसोर्सेज छोड़ के जाएं कि वो ये ना हो कि वो हमें गालियां बके कि हमारे बड़े बूढ़े तो इतने निकम्मे थे, हमारे लिए कुछ छोड़ के ही नहीं गए। जैसे आजकल जो हमारा सरकार हमारी ज़मीन लेती जा रही है, तो हमारे नॉर्मल आपको एक दो घर ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते सुनेंगे हमारे तो बड़े बूढ़े ऐसे थे भाई, हमारा खातिर एक खुद कौन छोड़ के गए। ठीक है, सारे बेच के चले गए। तो वही चीज़ होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एक ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं तो पूरी हों, साथ ही भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न हो, यानी कि उनके लिए भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज हों। इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज के, एनवायरमेंटल इशू क्या आते हैं भाई, वही आते हैं जैसे आपका डिफोरेस्टेशन हो गया, भाई जो जंगलों की कटाई कर रहे हैं, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसोर्सेज डेप्लेशन, सोइल एरोजन हो गया, वाटर स्कैरसिटी हो गया। इसमें अगर हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो पृथ्वी का कुल जल का 97% हिस्सा कैसा है, हमारा खारा है, और ये एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 90% यानी कि आपका 71 पॉइंट समथिंग 72% आपका जल है, तो इसका भी 97%, किसका, इसका भी 97% आपका क्या है, खारा जल है, यानी कि जो आपका सोल्टी वाटर होता है, सोल्टी वाटर है, खारा जल है। वनों को पृथ्वी के क्या कहा जाता है, फेफड़े कहा जाता है। वनों को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, फेफड़े कहा जाता है। सौर ऊर्जा सबसे प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि हमारा जो सोलर एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन हैं। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण उपाय हैं। जैविक खेती पर्यावरण के लिए लाभदायक मानी जाती है। अगर हम इसमें भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज की बात करें, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज में आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, अगर हम उनकी बात करें, अगर हम थ्योरीज देखें इनकी कि इनकी थ्योरीज क्या क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती है। सबसे पहले हमारा आता है चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन कौन सा था, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, चिपको मूवमेंट, ये किसके लिए था, पेड़ बचाने के लिए आंदोलन था। इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे हमारे सुंदर लाल बहुगुणा। कौन थे,
सुंदरलाल अगर इनके बारे में भी आप डिटेल चाहते हो तो हम वो डिटेल भी कर सकते हैं, ठीक है, कि कब हुआ था, कैसे हुआ था। चलो इनके बारे में कंप्लीट ही कर देते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, चिपको मूवमेंट, जिसके आपके लीडर कौन थे, हमारे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। पहले ना एक बार इनके पहले ना थ्योरीज लिख लो, फिर थ्योरीज के बाद हम इनको लेके आते हैं, ठीक है। जैसे आपके दूसरे नंबर पे थे, इनके बारे में थोड़ा सा ना डिस्टेंस लिख लो, फिर एक साथ तीनों की चीजें करवा दूंगी मैं। जैसे हमारे और कौन थे, जैसे साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था आपका केरला में, शांत घाटी है जो हमारी केरला में हुआ था, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे था भाई। जैसे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति, ठीक है। अब एक बार कर लेते हैं इन पे हम, क्या है, कैसे है, क्यों है ठीक है, तो चलो हम करते हैं। क्या था हमारा पहला, चिपको आंदोलन। चिपको मूवमेंट ये कैसा था, ये आपको जंगल को बचाने के लिए एक मूवमेंट हुआ था, जिसको हम नाम देते हैं क्या, चिपको आंदोलन, यानी कि जिसके लीडर कौन थे आपके, सुंदरलाल बहुगुणा। अगर आप उसमें जाओगे, वर्ल्ड लेवल पे जाओगे, तो वर्ल्ड लेवल का आई गेस भाई ये तो यूपीएससी लेवल का हो जाएगा, हमें इतना नहीं चाहिए। हमारे एचएसएससी में जो पूछा जाएगा ऐसे ही पूछा जाएगा कि चिपको मूवमेंट क्या था। चिपको मूवमेंट हमारे भारत का क्या था, एक सबसे प्रसिद्ध फॉरेस्ट मूवमेंट था। क्या था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट क्या हुआ था, इस आंदोलन में लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गए थे, यानी कि पेड़ों को हग कर लिया था। और इस चिपकना यानी कि हगिंग ट्रीज को ही क्या बोला गया, चिपको आंदोलन। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी आपकी, 1973 में हुई थी। कहाँ हुई थी, हमारे यूपी में हुई थी। यूपी में एक जगह है चामोली, चामोली में हुई थी ये, ठीक है। इसके मेन लीडर एक तो आपके सुंदरलाल बहुगुणा थे, एक और थे आपके प्लस में कौन थे हमारे, एक थी लेडी गोरा देवी। कौन थी? गोरा देवी। और एक थे आपके चांदी प्रसाद भट्ट। भाई मैं ये इंग्लिश में लिख रही हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वैसे सब कुछ तो समझा ही रही हूं। प्रसाद भट्ट ये थे, ठीक है। ये मूवमेंट क्यों हुआ था भाई, हमारी जो गवर्नमेंट थी इसने जंगलों के पेड़ काटने का ठेका एक कंपनी को दिया था, और जो हमारे गांव के लोग थे जंगलों पर अपने जीवन पे भी डिपेंड थे वो जंगलों पे, तो उनको क्या डर हो गया कि जंगल खत्म हो जाएंगे, पानी की कमी होगी, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, पर्यावरण खराब होगा। इसलिए लोगों ने पेड़ों को बचाने का फैसला लिया। और यहाँ पे एक आपका जो थीम आया था, थीम वो क्या था, यहाँ पे एक थीम था, कौन सा, पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ। पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ, ठीक है। और इसमें जो ये आपकी गोरा देवी थी, महिलाओं के लिए इन्होंने नेतृत्व किया था, किन्होंने, गोरा देवी ने। इनकी बहुत अहम भूमिका थी। इन्होंने क्या कहा, गोरा देवी ने एक स्टेटमेंट कही, क्या कही कि पहले हमें काटो और फिर पेड़ को काटो। इन्होंने क्या कहा, पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटो, ठीक है। तो यहां पे आपका दिखेगा कि औरतों ने भी कैसे बढ़ चढ़ के भाग लिया था। अगर हम इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो भाई जंगलों को बचाना था, प्रकृति में संतुलन बनाए रखना था, भाई सॉइल एरोजन से बचाना था, वाटर रिसोर्सेज को भी बचाना था, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हमारा था साइलेंट वैली मूवमेंट, जो आपके केरल में था, ठीक है।
केरल में हुआ था ये। कहाँ हुआ था आपका साइलेंट वैली मूवमेंट? साइलेंट वैली मूवमेंट हमारा केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। ठीक है, जो हमारा साइलेंट वैली मूवमेंट है ये भी भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कैसा था? ये एक एनवायरमेंटल मूवमेंट था। कैसा मूवमेंट था ये? पर्यावरण मूवमेंट था। कैसा था मूवमेंट? एनवायरमेंटल मूवमेंट था। देखो अगर चिपको मूवमेंट पूछ ले तो वो कैसा था? जंगल फॉरेस्ट कंजर्वेशन था, जंगल को बचाने के लिए था, जंगल संरक्षण के लिए था। साइलेंट वैली वाला कौन सा था? आपका एनवायरमेंटल मूवमेंट था, क्योंकि यहाँ पे हमें किसको बचाना था? वाइल्ड लाइफ को बचाना था, यानी कि जो हमारे जंगली जीव हैं इनको बचाना था, इनके लिए था ये। ठीक है, और साइलेंट वैली जो हमारा फॉरेस्ट था, यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, उससे बचाना था। यहाँ पे क्या लगना था? एक आपका हाइड्रो इलास्टिक प्रोजेक्ट लगना था, या मतलब ये लगा लो कि जो आपके जल विद्युत का कोई प्रोजेक्ट लगना था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बचा रहे थे उस जंगल को। और यहाँ पे जो आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, जो आपके कहाँ पर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क? ये नेशनल पार्क हमारे केरला में किस जगह पर है? एक जगह है पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे था ये। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य हमें है ना सिकाडा इंसेक्ट की एक बहुत प्यारी आवाज़ होती है, सिकाडा। आप उस पर यूट्यूब पे सर्च करना, इन इंसेक्ट के ना आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए इस चीज़ को क्या बोला जाता है? साइलेंट वैली बोला जाता है। इसका रीज़न क्या था भाई? यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की प्रयोजना थी। जो आपका कुंती पूजा रिवर है वहाँ पे डैम बनना था, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन होता, रेयर स्पीसीज ख़त्म हो जाते, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचता। और ये स्टार्ट कब हुआ था? आपके 1970 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लीडर की बात करें तो यहाँ पे लीडर कौन थे? आपके केरल शास्त्र साहित्य परिषद था एक तो आपका, जो डिपार्टमेंट होते हैं इनका परिषद, ये आए थे उठ के मूवमेंट के लिए। एनवायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद आए, और हमारे जो वैज्ञानिक थे वो आए उठ के। देखो यहाँ पे किसी और हमारे जो आम लोग थे, तो आप ये देखो ये कितना बड़ा मूवमेंट हुआ होगा, जहाँ पे हमारे परिषद भी आ गए, एनवायरमेंट जो हमारे पुरातत्वविद थे वो, पुरातत्व क्या पर्यावरणविद थे वो आए, हमारे साइंटिस्ट आए, हमारे लोकल पीपल्स आए। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? जो हमारा साइलेंट वैली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था उसको बचाना था, क्योंकि यहाँ पे हमें रेयर प्लांट्स देखने को मिलते हैं, रेयर एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ये ना बायोडाइवर्सिटी रिचनेस का एरिया है, यानी कि रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ हमें देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे हमें जैसे आपका एक अभी भी HCS में क्वेश्चन आया था लॉइन टेल्ड मैककॉई के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये एंडेंजर्ड एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो स्पीसीज अब खतरे में हैं। जो आपका लंबी पूंछ वाला बंदर होता है, एक लॉयल टेल्ड मैक्यूई। ठीक है, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। वैसे ही अगर हम बात करें तो फिर गवर्नमेंट का डिसीजन क्या हुआ भाई? 1980 में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था। और यहाँ पर फिर जो ये नेशनल पार्क है ये बनाने की घोषणा कर दी थी 1980 में। ठीक है, और अगर अब हम बात करें हमारा थर्ड क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो आप सभी जानते हो, इसका तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी भाई, हमारे जब भारत पाक युद्ध हुआ, भारत चाइना पाक युद्ध हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ही क्या था? उस टाइम लेके आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? हरित क्रांति भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हरित क्रांति बोलते हैं। हरित क्रांति के लिए हम हरे पेन का ही यूज़ करेंगे। हरित क्रांति थी यहाँ पे जो हमारा ये ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसका मतलब ही क्या था कि जो कृषि उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। जैसे इसमें किस किस चीज़ का उपयोग किया जाए? आपके एग्जामिनर पूछते हैं HYV सीड्स। HYV सीड्स यानी कि आपके जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होती हैं, और जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र
पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, मॉडर्न मशीन्स, इन सब का उपयोग किया गया। यानी कि ग्रीन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, सडन मेजर चेंज आया था, खेती में बहुत बड़ा चेंज आया था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? हमारे 1960s में चेंज हुआ था, यानी कि 1960 के दशक में चेंज हुआ था, जब भारत में फूड स्टोरेज को दूर करने के लिए क्या स्टार्ट हुआ था? हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे किनको बोला जाता है? यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किनको बोला जाता है? क्या नाम है उनका? सबको पता है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1970 में। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है वर्ल्ड लेवल पे? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबको पता है हमारे कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। कौन थे? MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे क्या रीज़न था भाई? फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाना, ताकि भूखमरी कम हो, फूड सिक्योरिटी बढ़े, देश सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। जो ये हमारे HYV सीड्स थे, यानी कि जो हमारे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, इनका कौन कौन से थे? ये एक तो गेहूं के थे, एक हमारे राइस के थे। और इस राइस के लिए तो हमारे HAU को क्या मिला था? नेशनल अवार्ड भी मिला था। ठीक है, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र को बढ़ाना था, पेस्टिसाइड कीटों से फसलों को बचाना था, कैनल्स, ट्यूबवेल्स आदि, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया। इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ थी, हमारे जो मॉडर्न मशीनरी हो गए, जैसे आपके ट्रैक्टर हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए या पंप्स हो गए, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया। और इसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट इंडिया में कहाँ पड़ा इसका? जैसे हमारा जो पंजाब एरिया है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, सबसे ज़्यादा असर यहीं पे पड़ा था 3 स्टेट में। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया हमारा, और हमारा यूपी हो गया, यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया। वीट और राइस में भाई वीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा था इस टाइम पे। ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। भारत फूड इंपोर्ट्स पर कम निर्भर हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ी भाई, फार्मर्स की ग्रोथ बढ़ी, खेती मॉडर्न बनी, सॉइल डिग्रेडेशन कम हुई। जो केमिकल फर्टिलाइज़र से क्या हुआ? सॉइल फर्टिलिटी कम हुई। वाटर डेप्लीशन, जैसे हमारे ट्यूबवेल्स का ज़्यादा उपयोग हो गया तो ग्राउंड वाटर भी उससे कम हुआ। ठीक है, पोल्यूशन बढ़ा, आप छोटे किसानों को कम लाभ भी मिला इस चीज़ में, हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़े हैं। देखो, कुछ चीज़ के अगर अच्छे इम्पैक्ट हैं तो कुछ बैड इम्पैक्ट तो देखो सारी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या कह देंगे, जो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट था भारत में, वो किन के द्वारा दिया गया था? MS स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये आप इम्पोर्टेंट करके लिखो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट भारत में किसने दिया था? आपके MS स्वामीनाथन ने दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किनको बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन। इसका मेन एम क्या था? इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। HIV सीड्स वर यूज्ड। पंजाब एंड हरियाणा एंड यूपी बेनिफिटेड द मोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा लाभ किनको मिला था? पंजाब, हरियाणा, यूपी को मिला था। वीट प्रोडक्शन इंक्रीज रैपिडली, यानी कि जो हमारे गेहूं का प्रोडक्शन था वो काफ़ी बढ़ा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? भारत की कृषि में एक बड़ा परिवर्तन था, जिससे देश को फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाया। हालांकि इसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी बढ़ी भाई, पोल्यूशन बढ़ा, हमारे कीट, छोटे किसानों को भी नुकसान हुआ। हमारे की जो केमिकल फर्टिलाइज़र थे भाई, हमारे कीट, जो हमारे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उनको भी नुकसान हुआ है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, आज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की आवश्यकता हमें महसूस होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर नेचुरल रिसोर्सेज पे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट में लेके आएंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।